साथियों, जैसा कि आपको बताया गया था कि आज चूरू में जो ऑटो वाले हैं उनकी समस्या पे हम बात करेंगे। चूरू में परसों ट्रैफिक विभाग के द्वारा ऑटो वालों पे कार्रवाई की गई और जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कुछ समस्याएं बताई कि ये समस्या इस कारण से उन पे कार्रवाई की जा रही है। उनके बताने के अनुसार तकरीबन 145 ऑटो पे कार्रवाई की गई और तकरीबन 44 ऑटो हैं वो सीज किए गए। सीज किए गए ऑटो में 5 से 6 हजार रुपये का उन पे शास्ति लगाई गई, दंड लगाया गया। और जो ऑटो पाबंद किए गए उनकी संख्या लगभग 145 थी। हम जब इस मसले पे गए और लोगों से बात की कि आखिर समस्या क्या है, दोनों पक्षों से बात की, पुलिस से भी बात की और ऑटो मालिकों से भी बात की और ऑटो यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, जो साथी हैं, उनसे भी बात की। वास्तविक रूप से समस्या जो है वो बहुत ही ऑटो वालों के लिए गंभीर है और प्रशासन के लिए भी गंभीर समस्या है। प्रशासन व्यवस्था बनाए रखना चाहता है ट्रैफिक की या अन्य जो सुविधाएं हैं उनकी, और ट्रैफिक ऑटो वाले हैं वो अपने 2 जून की रोटी के लिए भाग रहे हैं। यानी दोनों तरफ से ही अगर सहयोग होगा तो व्यवस्था अच्छी चलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैफिक पुलिस की कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार उन्होंने कहा है कि एक तो ऑटो वाला के कागज जो हैं वो पूरे नहीं है, जैसे फिटनेस है, प्रदूषण है, आरसी है या दुर्घटना बीमा है, वो सब चीजें हैं वो उनकी पूरी नहीं होती है। दूसरा, ऑटो वाले जो हैं उनकी समस्या है वो बड़ी गंभीर है। एक जो ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया गया कि ऑटो वाले कहीं भी ले जाकर के अपना ऑटो है वो लगा देते हैं और कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं, उनकी ब्रेक बत्ती नहीं होती है, कहीं भी ऑटो को घुमा देते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था है वो बिल्कुल सी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। ये तो पुलिस के पॉइंट थे। अब आते हैं अपन ऑटो वाले। चूरू में लगभग 7,000 के करीब ऑटो बताई गई, संख्या कम ज्यादा हो सकती है, जो बताया गया उसके हिसाब से 7,000 ऑटो है। 7,000 ऑटो में से लगभग सभी ऑटो हैं वो लगभग 90% ऑटो हैं वो 6 सीट वाले हैं, जो केरला कंपनी के आते थे, जो 2020 में बंद हो गए। अब नए ऑटो आ गए। नए ऑटो में सिर्फ 2 सीट या 3 सीट होती है। ऑटो वाले लोग हैं वो हकीकत में उनकी अगर ऑटो की स्थिति देखी जाती है तो बहुत ही गरीब लोग हैं। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो ऑटो की सर्विस करवा सके। मैं बिंदुवार आपको बताऊंगा। अगर इस संबंध में आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई बात है तो आप अवश्य बताएं। यूनुस खान जी, ऑटो वालों की जो समस्या है वो बड़ी गंभीर समस्या है। ये मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है और पेट का सवाल है। ऑटो वालों की सबसे पहली समस्या आती है ऑटो खरीदने की। आज अगर कोई व्यक्ति नया ऑटो खरीदता है, 6 सीट वाला तो बंद हो गया, जो 3 सीट वाला ऑटो है वो लगभग 4 लाख रुपए का आता है। और अगर वो फाइनेंस कराता है तो वो ऑटो 5 से 5.25 साढ़े 5 लाख रुपए का फाइनेंस कंपनी की फाइनेंस और फाइनेंस कंपनी के जो ब्याज दर है उसके आधार पे उन पे पड़ता है। अब आप देखें कि एक गरीब आदमी 4 लाख रुपए की व्यवस्था करके अगर ऑटो लाता है तो वो मेरी समझ में एफोर्ड नहीं कर पाता। और 5 साल बाद जब वो ऑटो की किस्त भर के उसको अपना बनाएगा, अपने घर का करेगा, तो ऑटो बिखर चुका होगा, उसके पातड़े वो बिखर जाएंगे। ऑटो वालों ने जो समस्या बताई तो ऑटो खरीदने पे हो गया। दूसरा हो गया
कि ऑटो वाले नगर परिषद की सीमा से बाहर जाते हैं, उनकी जो बीमा की जो राशि होती है वो उनको नहीं मिलती। और चूरू शहर में जो छोटा सा है चूरू शहर, अगर अपन देखें चांदनी चौक से गढ़ से लोहिया कॉलेज, लाल घंटाघर से अगर आते हैं अपन तो इधर ये आरटीओ ऑफिस और इधर पंखा से पंचायत समिति तक मान लो आप, और इधर जाते हैं तो झारिया मोरी या नाथ जी का धोरा, और यहाँ से अगर जाते हैं अगर आगे तो रतनगढ़ रोड पे ये अपना कृषि उपज मंडी। तो यहाँ इतना सा क्षेत्र है और 7,000 ऑटो है, बड़ी भारी समस्या है। 7,000 ऑटो के लिए मजदूरी कैसे होगी? एक ऑटो वाला लगभग 300 से 400 रुपये अपने घर ले जाता है। उसमें उसने खर्चा जो बताया वो अलग है, आप लोग समझ सकते हैं। ऑटो वालों ने ये कहा कि हमारी जो समस्याएं हैं वो 4-5 हैं। एक, चूरू की सड़कें जो हैं वो इस प्रकार की हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन ऑटो का काम हमें करवाना पड़ता है। कभी ड्रम बोल जाता है, कभी हिस्सा टूट जाता है, कभी एक्सल टूट जाता है, कभी उसके स्टीयरिंग का काम करवाना पड़ता है, कभी उसकी बॉडी है वो हिल जाती है, उसका काम करवाना पड़ता है। दूसरा, मार्केट में जो लोग हैं, बाजार में जो लोग हैं, उन लोगों ने अपने सामान को दुकान से बाहर फैला रखा है। उस कारण से रास्ते छोटे हो गए और हमें ऑटो इस प्रकार से चलाने पड़ते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे कोई सांप चल रहा है, सांप सीढ़ी की तरह चलते हैं घूमते हुए। उनकी मजबूरी उन्होंने जो बताया। इसके बाद उन्होंने एक समस्या और बताई कि ऑटो का जो मालिक है उसके परिवार में 2 या 3 आदमी होते हैं। ये 7,000 ऑटो नहीं है, ये ऑटो की संख्या आप डबल कर दो, क्योंकि दिन में जो चलाता है तो दूसरा आदमी वो रात को चलाता है। ऑटो वाले शिफ्ट में ऑटो चलाते हैं। एक परिवार का एक सदस्य सुबह चलाता है और सुबह से शाम तक, और एक सदस्य और शाम से सुबह तक चलाता है। तो ये उनका कमाई का जरिया है। 7,000 लोगों को रोजगार देने वाला ये जो व्यवसाय है, इस पे पुलिस की बहुत ही गहरी नजर है, और मेरी समझ प्रशासन ये देखता है कि इनके पास बहुत बड़ी कमाई है। हालांकि ऑटो वाले से बात की तो उन्होंने बताया कि हम 400 रुपये से अधिक नहीं कमा पाते हैं, और 400 रुपये से जब कमाते हैं तो उसमें से कभी छोटा मोटा जो इसका रिपेयरिंग का काम आ जाता है, उस काम के कारण हम पूरे 400 रुपये घर नहीं ले जा पाते, एक बात। दूसरी बात, ऑटो का काम करवाने के लिए, क्योंकि पहले पैसे तो हमारे पास पहले से ही नहीं है, हम ये ऑटो वाले चढ़ गए जो स्मॉल फाइनेंस करते हैं, छोटा फाइनेंस जो करते हैं, उन लोगों के धक्के चढ़ गए। वो लोग क्या करते हैं कि 10,000 रुपये इनको देते हैं, लिखते हैं 10,000 रुपये और देते हैं 8,000 रुपये। उसमें भी पहले दिन की जो किस्त होती है वो काट लेते हैं, यानी इनके पास पहुंचते हैं 7,900 रुपये। अब इसको ये 100 दिन तक 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से इसको भुगतान करते हैं। तो इसकी जो 400 रुपये थी वो कहाँ आ गई? 300 रुपये पे आ गई, यानी उनके पास बचत कितनी आ गई? 300 रुपये। अब रोज का 100 रुपये का उसका खर्चा मान सकते हैं आप। ऑटो वाला अगर ऑटो चला रहा है तो चाय भी पिएगा या कुछ और छोटा मोटा खाएगा पिएगा, तो 100 रुपये उसके उसमें खर्च हो गए। कितने बच गए उसके पास? 200 रुपये। 200 रुपये में वो सुबह से शाम तक घूमता है। बड़ा उसके लिए एक गंभीर विषय है। इसके बाद ऑटो वालों ने बताया कि हमारी मजदूरी कम होने का एक कारण और भी है कि बस वाले जो है वो अगर बस स्टैंड से चलते हैं तो लाल घंटाघर तक 10 स्टॉप कर देते हैं, 10 जगह रुकते हैं, हर कहीं से सवारी उठाते हैं, और उनके सवारी उठाने से जो सवारी ऑटो में चढ़ करके उस स्टैंड तक जानी चाहिए वो नहीं जाती है, और हमारी मजदूरी है वो मर जाती है।
दूसरा उन्होंने बताया कि जो कलेक्ट्रेट है वहां पर बस स्टैंड नहीं है। कलेक्ट्रेट है वहां पे बस स्टैंड नहीं है। बस स्टैंड उससे थोड़ा सा या तो आगे या केंद्रीय बस स्टैंड है। लोगों की सुविधा के लिए बस वालों ने वहां बसें रोकी है, लेकिन ऑटो वालों को भी अपने को देखना पड़ेगा, वो भी मजदूर लोग हैं। उन लोगों को आगे जो सवारी को ढोते हैं वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि बस वाले उस स्थान पे लगा देते हैं जहाँ सवारी आती है, बस दूसरी बसों से गाँव से वहां उतरती है और उतर के वही बैठ जाती है। तो बेचारा ऑटो वाला तो रह गए। फिर ऑटो वाले के लिए 6 महीने का सीजन होता है। जैसे अब गर्मी आ गई तो आप देखेंगे कि दिन में चूरू के लोग तो खास तौर से ऑटो में बैठते ही नहीं है, वैसे ही पैदल चलने के शौकीन है, तो और 10 रुपये 15 रुपये लगाना भी नहीं चाहते, तो लगभग ऑटो वाले खाली रहते हैं। आज मैंने पूरे दिन घूम करके ये देखा कि ऑटो वालों की क्या कमाई होती है। तो उनके पास हकीकत में कुछ भी कमाने के लिए नहीं है, लगता ज्यादा है। आगे चलिए, 10,000 रुपये उसने लिए और वो ऑटो पे लग गए या घर में किसी काम से लग गए और तुरंत ऑटो का काम आ गया, इंजन बोल गया, बॉडी बोल गई या और कोई छोटा मोटा काम हो गया, तो उसको फिर हो सकता है किसी से 10,000 और लेने पड़े। उसकी 2 किस्त हो गई 100 रुपये की। उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 400 रुपये उसके पास बचे। 100 रुपये पहली किस्त में गए, 100 रुपये दूसरी किस्त में गए, 100 रुपये उसका खर्चा हो गया, यानी 100 रुपये। एक ऑटो वाला सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है और उसके पास बचत कितनी होती है? 100 रुपये। 100 रुपये में उसका घर कैसे चलता होगा, उसको रोजगार कैसे मिलता होगा, ये एक सोचने का विषय है। तो हम दोनों तरफ की बातें करते हैं कि प्रशासन भी, नगर परिषद है वो सड़कें उसको ठीक करवाए और बाजार में जो दुकानदारों ने सामान आगे दुकान से आगे रख रखा है उसको दुकान तक सीमित करे। और दूसरा, जो सड़कों पे उसका जो आता है काम आता है वो सड़कों खराब होने से आता है, तो इसके लिए जिम्मेदार नगर परिषद है। तो नगर परिषद को जहां जहां गड्ढे हैं, जहां मेंटेनेंस हो सकता है, वहां पे सड़कों का मेंटेनेंस करा के उसको ठीक करवाना चाहिए। तीसरा ये कि ट्रैफिक विभाग को भी बसों को पाबंद करना चाहिए कि जहां स्टैंड है आप वहीं रुके। वहां रुकेंगे तो सवारियां 100%, जैसे नए बस स्टैंड से सवारियां जाती नहीं है, क्योंकि बसें हैं वो बाहर ही सवारियों को छोड़ देती है, बाहर से ले लेती है। तो वहां अंदर कौन जाएगा? अंदर कौन जाएगा? तो ऑटो वाले की क्या मजदूरी होगी? तो ये उसकी बड़ी भारी समस्या है। प्रशासन को भी ये चाहिए कि बसों को पाबंद करें कि जहां उसका स्टैंड है वहीं रुके, उसके आगे पीछे नहीं रुके। दूसरा, नगर पालिका को या प्रशासन को एक काम और करना चाहिए कि जो निकटतम गांव है, जैसे सैजूसर, झारिया, घंटेल, कोटी, बिन्नासर, शिवपुरा, अपना लाल सिंहपुरा, रतन नगर, ये ऊंटवाड़िया, रामसरा, बूटिया, कड़वासर, और ये जो क्षेत्र बनता है इस क्षेत्र को वो नगर परिषद तक सम्मिलित करें कि इस क्षेत्र की सीमा तक है वो नगर परिषद की सीमा रहेगी, जिससे उन लोगों को यहाँ आसपास आने जाने के लिए एक मौका मिल सके और वो निडर होकर चल सके। वरना तो ये लोग जो हैं वो मारे जाएंगे, गरीब लोग हैं, और 7,000 लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था करना प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। आरिफ भाई कह रहे हैं कि ऑटो वाले तो सबसे पहले ये बात बताओ कि वो जहां, हाँ ये आपकी बात सही है, वो जहां चाहते हैं ब्रेक लगा देते हैं। तो ये तो मैंने शुरुआत में बता दी कि ट्रैफिक पुलिस का भी यही कहना है कि ऑटो वाले जहां चाहते हैं वहां ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक बत्ती नहीं है, जहां चाहे घुमा देते हैं, जहां चाहे स्टैंड बना देते हैं। तो ये तो उनको भी समझाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। वो सही की जाए, ऑटो वाले भी नियमों का पालन करें और प्रशासन को भी कुछ अपने जो एफर्ट्स है और जो काम है उनमें थोड़ी सी ढिलाई देनी पड़ेगी, क्योंकि अब ऑटो वाले के पास इतनी बचत नहीं है कि वो 10,000 की बीमा करवा सके।
एक ऑटो वाले को बीमा करवाने में 10,000 रुपये लगते हैं। फिर उसकी बीमा के बाद फिटनेस के पैसे लगते हैं। जो आरसी होती है 15 साल के बाद खत्म हो जाती है, उसको वापस रिन्यू कराने के पैसे लगते हैं। ऑटो वाले की हालत है वो खराब है, मेरा कहने का मतलब है उसकी हालत खराब है। चूरू की ट्रैफिक व्यवस्था की हालत खराब है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रशासन है। दूसरा, जो ट्रैफिक पुलिस वालों ने बताया कि ऑटो वाले वो बड़ी डेग लगा करके ऑटो में घूमते और आवाज, ये ऑटो वालों को ठीक करना चाहिए कि वो उसमें डेग नहीं लगाएं और उसको उसको ऑटो रहने दें, हवाई जहाज नहीं बनाएं। तो ये समस्या है। इस समस्या के बारे में हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, प्रशासन से भी बात करेंगे और ऑटो यूनियन है उनसे भी बात करेंगे। ये चूरू की समस्या, चूरू के लोगों की समस्या, 7,000 परिवारों की समस्या है। 7,000 परिवार अपना पेट पालते हैं, तो उनके पेट पे भी लात नहीं लगे, व्यवस्था भी बन जाए और सब तरीके से जो हम कर सकते हैं सहयोग, सभी मिलकर के अपना काम करें, पूरा करें। मैं आप सबसे एक निवेदन करूंगा, अगर आपके पास फोटो है तो आप भी नियमों का पालन करें, जहां तक संभव वो कागज पूरे करें। और जिन लोगों के ऑटो पकड़े गए थे, लगभग सबके छोड़ दिए गए हैं, लगभग ऑटो छोड़ दिए गए हैं। यदि किसी का ऑटो फिर भी नहीं छोड़ा गया है तो प्रशासन से अपन रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके ऑटो छोड़ दिए जाएं। उनको मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए पेट भरने के लिए जो अनुमति है वो दी जाए। उनके स्टैंड है वो निर्धारित कर दिया जाए कि यहाँ ये स्टैंड है, आप यहाँ रुक सकते हैं। और जो बसें हैं उनको पाबंद कर दिया जाए। और ये जो मक्कड़ जाल है ब्याज का, फाइनेंसर का, इस मक्कड़ जाल से ऑटो वालों को और सामान्य, इसमें सामान्य लोग भी आते हैं, गरीब तबके के लोग हैं वो भी आते हैं। ये छोटे फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंसर जो लोग हैं उनका एक मक्कड़ जाल है। और वो लोग बेचारे गरीब भोले आदमी को पहले तो फंसा लेते हैं और उसके बाद 2 रुपए 5 रुपए उनके सैकड़े का कोई हिसाब नहीं है, उनके सैकड़े का कोई हिसाब नहीं है, खाली चेक ले लेते हैं। ऐसा मैं 2-4 लोगों का जो समझौता करवाया तो मैं देख चुका हूँ कि 10,000 रुपए के 65,000 रुपए ले चुके हैं। फिर भी उनका एहसान है कि हमने आप पे एहसान किया कि आपके 65,000 रुपए में हम आपको बरी कर रहे हैं, एनओसी दे रहे हैं। अब देख लो आप, 10,000 रुपए लिए, 2, 4, 5, 10, 20 किस्त भी उसने भरी, उसके बाद भी लोगों ने 65,000 रुपए ले लिए। एक मेरा साथी था, उसने एक जो फाइनेंसर है उससे 15,000 रुपए लिए और 15,000 रुपए लेने के बाद उसका ऑटो खराब हो गया और कोरोना आ गया। ये कोरोना काल की बात है। ऑटो खराब हो गया, कोरोना आ गया, अब वो पैसे वापस कैसे लौटाए लोगों? जब उसका हिसाब किया तो उसने 10,000 रुपए के 1,30,000 रुपए बना दिए पर डे, 50 रुपए पेनल्टी के हिसाब से। फिर पेनल्टी नहीं भरी तो फिर पेनल्टी पे पेनल्टी, यानी ये इतना बड़ा चक्रवृद्धि सिस्टम है कि 10,000 का लाख बनते हुए देर नहीं लगती है। तो उसको किसी तरीके से हमने, जो सामने वाला फाइनेंसर है वो भी थोड़ा सा अपने से मिलता जुलता था, तो उसको दबा दबो करके उस 10,000 रुपए का 65,000 रुपए उसको दे करके, उससे हाथ जोड़ करके और कहा कि भाई साहब आपका ये हम पे उपकार है, इस गरीब आदमी को आप छोड़ रहे हैं। तो आप देखिए ऑटो वाले भी अपने सिस्टम को ठीक करें, थोड़ा खर्चा है उसको सेट करें और इधर उधर लगाने के बजाय जो स्टैंड निर्धारित किए जाते हैं उस पे लगाएं और नियमों का पालन करें। और प्रशासन से भी विनती है, निवेदन है कि इनकी तरफ थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण दिखाएं, क्योंकि कमाई का जब कोई साधन नहीं होता है और आदमी कोई काम नहीं कर पाता है, मजदूरी नहीं कर पाता है, इस ऐसे लोग हो गए ये। मैंने इनकी ऑटो की हालत देखी, इनकी हालत देखी, तो ये मजदूरी नहीं कर सकते। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक ऑटो ले लेते हैं और उसको चलाते हैं। अच्छी बात है ना, चोरी तो नहीं कर रहे हैं ना, डाका तो नहीं डाल रहे हैं, कहीं कोई गलत धंधा भी नहीं कर रहे हैं, ये कमा के खाना चाहते हैं। और जो आदमी कमा के खाना चाहता है उसका सहयोग हमें करना चाहिए।
प्रशासन को भी करना चाहिए। प्रशासन का काम है रोजगार उपलब्ध करना, सरकार का काम है, सरकारी प्रशासन और प्रशासनिक सरकार है, तो इनका काम है रोजगार उपलब्ध करवाना। अगर नहीं करवा पाते तो ये इनकी कमी है। तो जो लोग एकदम से ऐसे हो गए कि कोई काम नहीं कर सकते, ऑटो चला रहे हैं और फिर फाइनेंसर के मकड़ जाल में फंस गए, फिर ये ऑटो की किस्त चुका रहे हैं, फिर ये रोज 300 रुपए का इनका डीजल तो पक्का जलना ही है जलना, फिर कभी 6 महीने से इनका टायर आ जाता है, कभी गुटका टूट जाता है, कभी हांजा टूट जाता है, कभी इनका वायर है वो टूट जाते हैं। हर 10 दिन में 20 दिन में इनको ब्रेक करवाने पड़ते हैं, इसका भी 200-250 रुपये लगता है। तो ये बड़ी भारी समस्या है। मैं प्रशासन से इस लाइव के माध्यम से मेरे इस मीडिया माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इनके प्रति थोड़ा सा नरम रुख अपनाएं। और ऑटो वालों से निवेदन करता हूं कि आप फाइनेंसरों के मकड़ जाल में, ऑटो वाले नहीं, हर उस शख्स से जो इनके जाल में फंसा हुआ है उनसे भी निवेदन करता हूं कि इस मकड़ जाल से निकले, वरना आप लोगों को ये लूट लेंगे और आप ही नहीं, आपके बच्चे हैं ना, उनका भविष्य भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझें। कोशिश की जा रही है कि संडे के दिन ऑटो वालों की जो यूनियन है और जो थोड़े से अग्रणी ऑटो चालक हैं या कोई एजेंसी चला रहे हैं ऑटो, तो उनसे एक छोटी सी मीटिंग करके और प्रशासन से एक जो ट्रैफिक विभाग है उनसे एक मीटिंग करके इस समस्या का समाधान करना। आप लोग भी अपनी राय दीजिए कि इस समस्या का किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं। समस्या बहुत ही बड़ी और प्रबल समस्या है। आज मैंने पूरे दिन ऑटो को देखा, उसकी हालत पूरे दिन इतनी खराब है कि शाम को जब वो घर जाता है तो मन ही मन रोते हुए जाता है कि क्या करूं, क्या नहीं करूं। वो घर पे खाने का या राशन का सामान है उसको छोड़ करके अन्य जो पूर्ति होती है ऑटो की उसमें लग जाता है, या जो ब्याज वाला है उसको देने में लग जाता है, या कुछ ऑटो वाले कुछ गलत सिस्टम में भी पड़ गए। एक तो जो शराब वाला है ये भी देखा है मैंने, ये ज़्यादा है, तो इससे भी बचें। और दूसरे जो कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मानव को बचना चाहिए उनमें भी संलिप्तता है वो कम की जानी चाहिए, जिससे आपका जीवन सुधर सके। आप लोग देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लोगों को सेवा दे रहे हैं और सेवा देना बहुत ही अच्छा काम है। तो आप लोग इस प्रकार से करें कि आप पे कोई उंगली नहीं उठा सके। तो साथियों, इस छोटे से मेरे संदेश के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता था कि जैसे ही परसों ये मामला हमारे पास पहुंचा, हमने तय तक जाने की कोशिश की। हकीकत में स्थिति बहुत ही गंभीर और बहुत ही दयनीय है, और बाजार की स्थिति भी दयनीय है कि बाजार के रास्ते हैं वो रुके हुए हैं। दुकानदारों ने चारों तरफ से सामान फैला करके, सीढ़ियाँ निकाल करके और फिर पत्थर रख करके पूरा का पूरा मार्केट ब्लॉक कर दिया है। लोग वहाँ जा नहीं सकते, स्कूटर टेम्पो लेकर के नहीं जा सकते, गाड़ी तो दूसरी बात है। और चूरू का छोटा सा मार्केट है, तो इस मार्केट में अगर साधन नहीं जा सकेगा तो लोग कैसे जाएंगे, लोग नहीं जाएंगे तो आपका सामान कैसे बिकेगा। तो मैं दुकानदार बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग भी अपने सामान को यथास्थान रखें, जहाँ तक आपकी हद है वहाँ तक रखें, जिससे लोगों को आने जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। नगर परिषद तक अगर मेरा ये मैसेज पहुँचता है तो उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप सड़कों को तुरंत जितना जल्दी हो सके ठीक करवाएं। गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं और चुनाव भी नज़दीक हैं, ये गड्ढे कहीं आपके लिए नुकसानदायक नहीं हो जाएं, तो आप भी समय रहते इनको ठीक करवाएं। और माननीय विधायक महोदय हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप भी प्रशासन स्तर से बात करते हुए इन लोगों की समस्याओं को और चोरी की समस्याओं पे ध्यान दें। गुवाहाटी घूमना या कहीं घूमना ये आपका व्यक्तिगत काम है, आप घूमते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं। आप बॉम्बे जाते हैं, गुवाहाटी घूमते हैं, कहीं घूमते हैं, दिल्ली जाते हैं, इससे चूरू की जनता पे असर तो पड़ता है, क्योंकि विधायक तो चूरू के लिए चुना था और कहीं जा रहा है तो लोगों के काम बाधित होते हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे एक निवेदन कर सकते हैं कि आप भी देखें, इस समस्या को सुनें, और नए जो MP साहब बन गए हैं उन तक भी अगर हमारी बात जाती है
तो उनको भी एक बात कहेंगे कि एमपी साहब चूरू की स्थिति सरदार सर, राजगढ़, सुजानगढ़ से ज़्यादा खराब है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। आपका फेवरेट क्षेत्र हमें पता है कि नौर और भादरा रहा है, लेकिन चूरू को भी आप देखिए, यहाँ पे 35 साल से जो समस्या बनी हुई थी वो जस की तस है, इसको बदलना है और बदलना चाहिए। तो आप सब लोग भी इस समस्या को समाधान में सहयोग प्रदान करें और जल्द ही हम ऑटो वाले जो साथी हैं उनसे और प्रशासन से और ट्रैफिक पुलिस से वार्ता करेंगे। आपने देखा, अपने सहयोग और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। राम राम।